वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग हाइपर कंजुगेशन की बात डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन इज डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इससे हम लोगों ने एल्कीन की स्टेबिलिटी का डिस्कशन शुरू किया था। ठीक है, और कंक्लूजन ड्रॉ किया था, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर और मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये भी समझा था कि भाई हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस के कंपैरिजन में क्या है, कमजोर इफेक्ट है, क्योंकि रेजोनेंस में हम लोग लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डिलोकलाइजेशन कराते हैं, जो कि आसान है, मोर इफेक्टिव है। जबकि हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस की तरह दिखता तो जरूर है, उसी के तरीके से डिलोकलाइजेशन भी कराते हैं, लेकिन फार लेस इफेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग ने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में ये भी डिस्कस किया था कि भाई कंजुगेटेड एल्कीन है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग रेजोनेंस के अलावा हाइपर कंजुगेशन की बात किए थे, रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन की बात किए थे। इस टाइप से कई क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किए थे। ठीक है, और मेरे ख्याल से लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोग को आइसोब्यूटिलीन वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग ने एल्कीन की स्टेबिलिटी का पॉइंट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग और इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो फिर से अगर इसको इस तरीके से समझा जाए एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसको अल्फा बोल दिए, बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये आपका डेल्टा हो गया, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछे आपसे, बॉन्ड लेंथ, तो यहां आपको समझने वाली बात यह है कि भाई यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ क्या है, प्योर डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और हमें एक खास बात दिख रही है कि यहाँ रेजोनेंस तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक आइडिया तो ये लगता है कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए और ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आप अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बॉन्ड लेंथ के लिए अल्फा इस्तेमाल किया है। यहाँ देखिए, यहाँ हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है, और अगर हाइपर कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आप बनाए, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आपका कुछ इस प्रकार से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 माइनस। ठीक है, ऐसे 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन में हुआ क्या, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आपने बनाया और इसमें आपको दिख क्या रहा है, तो जिस प्रकार से रेजोनेंस में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पर रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे थे, उसी प्रकार से ये भी क्या है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर और ऑल्सो पार्ट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, और इनके कॉम्बिनेशन से ही हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करेंगे। नो डाउट ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हाइब्रिड में, और ये कम कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि चार्ज स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हम लोग को, लेकिन फिर भी इनका कंट्रीब्यूशन आने जा रहा है। और जब इनका कंट्रीब्यूशन आएगा तो हमको क्या दिखेगा कि यहाँ जो आपको प्योर डबल बॉन्ड दिख रहा है, इन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। यानी यहाँ की बॉन्ड लेंथ में थोड़ा सा वहाँ से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। और यहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी ओवरऑल यहाँ से थोड़ा सा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर में थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आ रही बात? लेकिन हाइपर कंजुगेशन क्या है, एक कमजोर इफेक्ट है, तो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा, काफी हल्का होगा। ठीक है, काफी थोड़ा सा इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा अल्फा होगा, क्योंकि यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कहाँ, अच्छा यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, और यहाँ सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड लेंथ घट गई, तो इसके बाद क्या होगा, गामा होगा। अभी भी ये क्या है, लगभग पूरा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्योर सिंगल
ये आपका क्या हो गया, प्योर डबल बॉन्ड। और इसको इस तरीके से समझिएगा, डबल बॉन्ड में थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आ रही बात? तो ये आपका बॉन्ड लेंथ। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन की अगर बात करें तो हाइपर कंजुगेशन की शुरुआत भी इसी एग्जांपल से होती है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि भाई इनकी बॉन्ड लेंथ तो इक्वल होनी चाहिए थी, इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए थी, जबकि इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं पाई गई। ठीक है, और रेजोनेंस के लिए हम लोग को कंडीशन भी नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ कोई कंडीशन ऑफ कंजुगेशन या रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, तो इनकी बॉन्ड लेंथ अनइक्वल होने का कारण क्या हुआ? तब यहाँ हाइपर कंजुगेशन के इंट्रोडक्शन की बात आ गई कि जरूर कोई और भी यहाँ फिनोमेनन ऑपरेट कर रहा है, जिसको बाद में डिस्कवर किया गया और हाइपर कंजुगेशन नाम दिया गया। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डीलोकलाइजेशन से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात की गई। समझ में आ रही बात? तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यानी बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन के सवाल अब आने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन का बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट आता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ arrange in decreasing order of bond length ठीक है, काफी सिंपल एप्लीकेशन है। एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको अल्फा बोल दिया, ये आपका बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये आपका डेल्टा हो गया। ठीक है, तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। अच्छा, बहुत सिंपल। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ आपका 3 हो गया है, यहाँ आपका 6 हो गया और यहाँ क्या है 12, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन। और जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। यहाँ 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसके स्ट्रक्चर को हम ओपन करें, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हम लोग ने डिस्कस किया था, एक बार देखिए यहाँ। ठीक है, CH2H मान लीजिए कर दिया, तो एक बार इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आपने डीलोकलाइज कराया। ठीक है, तो बारी बारी से यहाँ से 3 बनेगा, यहाँ से 3, ठीक है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 की बात करेंगे। और सभी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओवरऑल जो हाइब्रिड हम लोग बनाएंगे उसमें यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, प्योर डबल बॉन्ड की नहीं रहेगी, थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो फिर से समझिए, यहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ बढ़ेगी, यहाँ। जितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतना बॉन्ड लेंथ यहाँ बढ़ जाएगी, फिर गामा, फिर उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद अल्फा। काफ़ी आसान। ठीक है, देखा जाए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगर मान लीजिए हम इस टाइप से दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH3, ठीक है, ये आपका अल्फा हो गया। अभी आपने कंपैरिजन किया CH3 होल ट्वाइस C,
ठीक है, ये आपका बीटा हो गया। और ये आपका क्या हो गया, गामा हो गया, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अगर बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ तो हमको समझ में आ रहा है हाइपर कंजुगेशन की बात है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन की भी बात कर लिया जाए तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, यहाँ 12 हो गया, तो क्लियरली बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये बात तो समझ में आ गई। तो क्या यहाँ इस एग्जाम्पल में देखा जाए, क्या यहाँ हाइपर कंजुगेशन की बात है? नहीं, यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये अल्फा कार्बन नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन तो नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या कोई और भी फिनोमेनन हो रहा है यहाँ? हाँ, यहाँ क्या है, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो रेजोनेंस है तो इस टाइप से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, प्लस माइनस या माइनस प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम यहां बना दें, ठीक है, तो यहां माइनस यहां प्लस, ये आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो यहां की बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर से समझिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने से ओवरऑल यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो यहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा, ठीक है। अब लेकिन कंपेयर कैसे किया जाए, यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन की आप बात कर रहे थे और 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर और बॉन्ड लेंथ बढ़ा रहे थे, और यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात किया। अच्छा, इसका रेजोनेंस क्या बहुत बढ़िया रेजोनेंस है? नहीं, बढ़िया रेजोनेंस भी नहीं है, क्योंकि कार्बन पे प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन का रेजोनेंस है, बहुत बढ़िया रेजोनेंस तो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक पॉइंट क्या याद रखना पड़ेगा कि रेजोनेंस यहाँ कितना भी कमजोर क्यों ना हो, ये रेजोनेंस की डिस्कशन चल रही है, और ये हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन इज फार लेस इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू रेजोनेंस। ठीक है, यानी इस जो फिनोमेनन है इसकी प्रायोरिटी होगी, यानी यहाँ जो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, कितना भी कमजोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों ना हो, ये आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा इसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी गामा की, उसके बाद बीटा की, उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि गामा में क्या हो रहा है, रेजोनेंस है, और बीटा और अल्फा में क्या है, बीटा और अल्फा में आपका हाइपर कंजुगेशन, बीटा और अल्फा में क्या है, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, कार्बन कार्बन प्योर डबल बॉन्ड की अगर बात करें, ठीक है, इसको हम रफली अगर मान लीजिए बोल देते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, 50 है, बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, वैल्यू का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ 50 मान लिया जाए, कार्बन कार्बन प्योर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ कि ये क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो कितनी हो गई, 50 से बढ़ के आपका यहाँ क्या हो गया, 52 हो गया सपोज। समझ में आ रही है, 52 हो गया, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन रेजोनेंस उतना बढ़िया तो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और 50 से बढ़ के सपोज 52 हो गया। यहाँ 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और हाइपर कंजुगेशन से आप लोग बॉन्ड लेंथ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हाइपर कंजुगेशन उतना इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ बहुत बढ़ेगी, तो आपका 50.8 हो गया, ये आपका 50.2 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या है, अगेन हाइपर कंजुगेशन है, लेस इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डिलोकलाइजेशन है, बिकॉज ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिलोकलाइजेशन का पार्ट बनाते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ में जो इंक्रीज होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा, जबकि यहाँ कितना भी कमजोर रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस इज अ पावरफुल इफेक्ट, और यहाँ बॉन्ड लेंथ में इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ समझ गए। यानी कंक्लूजन ये है कि रेजोनेंस को रेजोनेंस के साथ कंपेयर करिए, और हाइपर कंजुगेशन को हाइपर कंजुगेशन में कंपेयर करिए, और हाइपर कंजुगेशन पीछे होगा और रेजोनेंस क्या होगा, ऊपर होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बढ़िया है। वैल्यूज जो हमने लिए हैं वो जस्ट आपको समझाने के लिए, एक रिलेटिव आइडिया देने के लिए कि हाइपर कंजुगेशन में 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भले ही क्यों ना बना लीजिए, लेकिन फिर भी जो इंक्रीमेंट होगा, जो इंक्रीमेंट आएगा डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बाय हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, वो काफी कम होने जा रहा है।
चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉस्टर का क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है, तो ध्यान से एक बार अटेम्प्ट करिए, अपना आंसर निकालिए और फिर उसके बाद बताइए। ठीक है, जो रिलेटिव थ्योरी थी वो हमने आपको बता दी। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा हो गया। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, डिस्कस किया जाए। अच्छा, यहां देखा जाए, यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। क्या हाइपर कंजुगेशन हो रहा है? हाँ, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में ये H प्लस निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कराए, यहाँ का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज कराए, तो यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ से आप बना लेंगे अलग अलग, तो आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात किया जाए, अल्फा हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखा जाए, यहाँ भी सिर्फ हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे, और 3 3 6 2 8 2 10, अल्फा हाइड्रोजन कितना है आपका, 10 है। और इन दोनों में सिर्फ हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है। यहां देखा जाए तो यहां तो हमको रेजोनेंस दिख रहा है, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, यहां क्या हो रहा है आपका, रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस से जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, प्लस माइनस, ये आपका माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन हो गई। और नीचे देखा जाए, ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें भी आपका रेजोनेंस होगा, और बेंजीन में तो आपने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात किया था, ये आपका रेजोनेंस है। ठीक है, तो यानी यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं, और यहां किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रेजोनेंस। इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई हमको कि ये दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो यहाँ क्वालिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की जाए। क्वालिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये 50-50% या इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो यहाँ प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ लगभग क्या आ जाएगी, बीच की आ जाएगी, है ना। 50-50% कंट्रीब्यूशन मतलब समझ रहे, प्योर डबल बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड, तो लगभग बीच की बॉन्ड लेंथ आएगी। ठीक है, एक रफ आइडिया करिए, इसको अगर हम 50 कह रहे हैं और इसको क्या कह रहे हैं, 100 कह रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 100 कह रहे हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 50 कह रहे हैं, तो लगभग बीच की मतलब किसकी बात करें, 75 की वैल्यू की बात करें, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और बीच की 75 वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 75 की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक रफ आइडिया के लिए इससे कंपेरिजन कर रहे हैं, तो हम आपको आइडिया दे रहे हैं। जबकि यहां देखिए, यहां ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज दे आर अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज सेपरेशन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये सब समस्या इसमें है। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बहुत कम होगा टुवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड में 99% कंट्रीब्यूशन इसी का होगा। इसका मतलब जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ही थोड़ा सा आएगा। समझ में नहीं? तो 50 से बढ़ के क्या हो गया, 52 हो गया, वही जो पिछला वाला एग्जांपल, रेजोनेंस हुआ 50 से बढ़ के 52 हो गया, जबकि यहाँ इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन के कारण क्या हो गया, बीच की वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी हो जाएगी, डेल्टा की बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने हाइपर कंजुगेशन की बेसिस पे कंपैरिजन किया, इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा था, तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पे आपने इसको कंपेयर किया। समझ में आ गई बात? ठीक है, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल समझ में आ गया। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स में अगर कंपेयर करना है तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, और रेजोनेंस अगर कई जगह हो रहा है तो आप क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस की बात करिए।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात किया जाए। एक सिंपल और क्वेश्चन देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, चलिए इसमें जरा देखा जाए, इसको हटाते हैं, यहां देखिए, यहां जरा समझा जाए इसको, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। इनको अगर कंपेयर किया जाए, ध्यान समझिएगा, ठीक है, यही लास्ट पॉइंट है इसमें, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर ये टॉपिक कंक्लूड कर लेंगे हम लोग। यहां अल्फा, यहां बीटा, ठीक है। अब इनको कंपैरिजन करना है आपको, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इनके आप बनाएंगे तो ये तो कॉमन बात हो जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो आपका रेजोनेंस क्या बनेगा, यहां प्लस, यहां आपका माइनस हो गया, ठीक है, या अपोजिट भी कर सकते हैं, यहां माइनस, यहां प्लस, ठीक है। तो रेजोनेंस की अगर बात करें तो रेजोनेंस तो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। रेजोनेंस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपस में बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है तो अनकॉमन फैक्टर इसमें क्या है, तो अनकॉमन फैक्टर ये है कि ये तो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहां अगर बात करें तो ये आपका एल्कीन हो गया, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, और यहां हम अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यहां कंसंट्रेट करिए थोड़ा सा, तो यहां कंसंट्रेट करेंगे तो ये एल्कीन, ये आपका अल्फा कार्बन, यहां क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर से समझिए, रेजोनेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों के लिए कॉमन बात हो जाएगी। रेजोनेंस का जो इफेक्ट यहाँ आएगा वही इफेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इससे पहले वाला जो हम एग्जाम्पल लिख रहे थे, CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ क्या हो गया, CH2 हो गया, ठीक है। यहाँ अगर मान लीजिए डेल्टा डेल्टा डैश लिखा जाए तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्यों इक्वल हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, वो तो दोनों के लिए क्या है, कॉमन बात है, बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, यहाँ इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ हम रेजोनेंस की बात करेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, इसके लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे, और यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां बस ध्यान दीजिए, यहां आपको क्या लिखना है, सिंपली रेजोनेंस तो कॉमन है तो रेजोनेंस की बात नहीं किया जाए, यहां सिंपली अल्फा हाइड्रोजन की बात किया जाए 3, और यहां इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया है, 0 हो गया है, अनकॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब यहां हाइपर कंजुगेशन से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, अल्फा ग्रेटर देन क्या हो गया, बीटा हो गया। फिर से एक बात क्लियर किया जाए, रेजोनेंस की बात क्यों नहीं करें, किसी और से कंपैरिजन करते तब यहां रेजोनेंस की बात करते, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो रेजोनेंस की बात न करके, रेजोनेंस कॉमन फैक्टर हो गया, अनकॉमन फैक्टर, यहां हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। जबकि यहां क्या है, यहां हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीमेंट इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। तो रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन समराइज किया जाए इसको, ये भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट में मिलेगा। ठीक है, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ये आपका गामा हो गया, ये आपका डेल्टा हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अरेंज करिए अपने से, एक बार कोशिश करिए।
देखा जाए। अच्छा, अब यहां देखिए, क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? हाँ, आपस में रेजोनेंस हो रहा है, कंजुगेशन है, रेजोनेंस की बात है। तो अगर इनमें अल्फा और बीटा वाले डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। अल्फा और बीटा को रेजोनेंस के आधार पे कंपेयर हम नहीं कर रहे हैं, अल्फा और बीटा को, ठीक है। इनको इससे कंपेयर करना होता तब हम क्या कहते हैं, यहां रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है। लेकिन इसको कंपेयर करना है तो अब रेजोनेंस की बात छोड़ दीजिए, अब किसकी बात करिए? हाइपर कंजुगेशन की बात करिए। तो इस डबल बॉन्ड के लिए हाइपर कंजुगेशन क्या है? हाँ है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ कितना? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 2 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात कर दिया जाए तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। समझ में आ रही बात? यहाँ जरा अल्फा हाइड्रोजन की बात कर दीजिए, तो अल्फा कार्बन, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। और ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 3 हो गया। ये हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखा जाए, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 2 और ये क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात किया जाए, यहाँ रेजोनेंस तो है नहीं, हाइपर कंजुगेशन होगा, तो 2 2 4, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। अब हमको कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ, तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी? अल्फा की हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? बीटा का हो जाएगा। उसके बाद आपका डेल्टा हो गया। उसके बाद क्या हो गया? गामा हो गया। क्या लॉजिक? तो लॉजिक ये है कि यहां अल्फा और बीटा में क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कारण जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। और गामा और डेल्टा में क्या है? गामा और डेल्टा में सिर्फ हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है। तो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में रेजोनेंस क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, और हाइपर कंजुगेशन क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। अब रेजोनेंस में भी अगर आपको कंपेयर करना है तब आपने कंपेयर किया हाइपर कंजुगेशन अनकॉमन फैक्टर के आधार पे, क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसमें सिंगल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी आएगा और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी अलग आप बना के वहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। तब उसमें अनकॉमन फैक्टर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 5, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 3, ठीक है। और यहां आपने हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे कंपेयर कर लिया। समझ में आ रही बात? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से मेरे ख्याल से आपको 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए कि हाइपर कंजुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक है। जहां रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन दोनों होगा वहां स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। और जहां सिर्फ हाइपर कंजुगेशन होगा वहां स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास में क्या डिस्कस किया हम लोगों ने कि हाइपर कंजुगेशन से जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वहां डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, या जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। तो रेजोनेंस के थ्रू भी अगर इस सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है और हाइपर कंजुगेशन, तो कैसे उसको कंपेयर करेंगे। और रेजोनेंस में भी रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन कैसे कंपेयर किया जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारी बातें हमने कंक्लूड कर ली। तो इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑन बॉन्ड लेंथ, ये भी टॉपिक हम लोग का डिस्कस हो गया। इसके सभी क्वेश्चन आप लोग असाइनमेंट से कर लीजिएगा। लगभग सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस भी कर दिया। अच्छा, अगला एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ठीक है। यह एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहां आपका R हो गया, दिस इज एल्किल ग्रुप। इसी को हम लोग क्या बोले? एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिया जाए। इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया CH3। अगर बात करें टोलिन का एग्जांपल लिया जाए, टोलिन, ठीक है। तो टोलिन की अगर बात करें तो ये बेंजीन हो गया, ये एल्किल ग्रुप हो गया,
ठीक है। और हमने एक बात और बताया था, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। sp3 हाइब्रिडाइज ये कार्बन है, अल्फा कार्बन हो गया, और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, या डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन फिर अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये यहाँ अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल बेंजीन में एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, टोलिन। देखिए, अगर हम टोलिन की बात करें तो ये आपका 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से हमने बना दिया, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन। यहां तक बात समझ में आ रही? सेम कॉन्सेप्ट जो आपने एल्कीन में किया था वही अगर बेंजीन में इस तरीके से दिखाया जाए तो कैसे उसको दिखाया जाएगा। तो ये जो इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ डिलोकलाइजेशन करा रहे हैं। तो सेम अगर मान लीजिए हम स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका H प्लस H और यहाँ ये निगेटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? अच्छा, जिस प्रकार से रेजोनेंस में आप निगेटिव चार्ज का डिलोकलाइज कराते थे, ठीक है, यहाँ आपका निगेटिव चार्ज आता था या पॉजिटिव चार्ज आता था, उसको फर्दर हम डिलोकलाइज कराने लगते थे। तो यहाँ भी वही काम कराया जाए। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता है तो आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ही बना लेंगे, कोई इसमें समस्या नहीं है। यहाँ आपका H हो गया और यहाँ आपका H प्लस। फिर आप अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ आपका H प्लस, ठीक है, और दोबारा फिर बेंजीन में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और दोबारा से आपका CH3 बन जाएगा। यहाँ आपका CH3 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इनको बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दीज आर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, समझ में आ रही बात? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब फिर से एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये जो निगेटिव चार्ज आपको डिलोकलाइज होता हुआ दिख रहा है, निगेटिव चार्ज कहाँ गया है, पहली बात ये समझने की कोशिश करिए। तो जिस प्रकार से रेजोनेंस में होता था बेंजीन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्जेस जाते थे, उसी प्रकार से हाइपर कंजुगेशन में भी आपका क्या हो रहा है, ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप डिलोकलाइज करा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी जा रही है, यानी हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग। समझ में आ रही बात? तो लिख लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन increases the electron density on ortho and para position of alkyl benzene। एल्किल बेंजीन जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो एल्किल बेंजीन में अगर आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑर्थो और पैरा पे डिलोकलाइज कराता है, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन से ये एल्किल ग्रुप CH3 ग्रुप बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है कि उस पर घटा रहा है, तो भेज रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जो कि यहाँ सीधे सीधे हम लोग को दिख रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कि भाई कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ढेर सारे बनेंगे, ये यहाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। आप यहाँ देखिए, इस CH बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आपने डिलोकलाइज कराया और ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए। फिर आप इस CH बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिलोकलाइज करेंगे, फिर इस CH बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिलोकलाइज कराएंगे। मतलब बारी बारी से इन तीनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप अलग अलग हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स में डिलोकलाइज करा सकते हैं, यानी ढेर सारे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। समझ में आ रही बात? ढेर सारे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। लेकिन एक बात और समझने की कोशिश करिए कि ढेर सारे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स तो बनेंगे, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये और ये डिलोकलाइज कराया, लेकिन फिर भी जैसा आपको दिख रहा है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बेंजीन पे नहीं बढ़ती है, ठीक है। अगर आप रेजोनेंस से कंपेयर करेंगे, रेजोनेंस में जैसे आपने फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था,
और फिनॉल में ऑक्सीजन के लोन पेयर को बेंजीन पे डिलोकलाइज कराया था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज गया था। लेकिन फिनॉल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे उसमें जितना नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ रही थी उसके कंपैरिजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिलोकलाइजेशन है, ये इतना इफेक्टिव होता नहीं है, जैसा दिख रहा है उतना इफेक्टिव ये नहीं है। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जब एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वहां भी रिपीट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग का कंक्लूजन क्या है कि बेंजीन रिंग से आपने एल्किल ग्रुप जोड़ा, ठीक है, तो यहाँ आपको अल्फा कार्बन देखना है, अल्फा हाइड्रोजन की बात करनी है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन दिख गया तो उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप बेंजीन पे डिलोकलाइज कराइए, ऑर्थो और पैरा पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये इफेक्ट क्या है? हाइपर कंजुगेशन है। और इस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन उतना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती है, बिकॉज इट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ टाइटली हेल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इट इज नॉट इफेक्टिव, नॉट वेरी इफेक्टिव। लेकिन रिएक्शंस में, रेट ऑफ रिएक्शन में, ओरिएंटेशन में काफी जगहों पे इसका प्रभाव आएगा, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल बेंजीन, उसमें हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन से कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है बेंजीन रिंग पे, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है, उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया। फर्दर डिटेलिंग हम लोग करेंगे जब आगे हम लोग इसको दोबारा डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन पोर्शन में। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करें, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन, तो इसको अगर ऐसे समझा जाए एक एग्जांपल से, ठीक है। तो ये आपका कार्बोकैटायन है, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ठीक है। तो ये सब चीजें आगे हम लोग डिफाइन करेंगे कार्बोकैटायन को। लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में आपका 6 होता है, सॉरी आउटर मोस्ट में 4 होता है, पॉजिटिव चार्ज 3 और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 + 3 क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हमने आपको एक चीज बताया था, ठीक है, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कोई इलेक्ट्रॉन भेजे तो इसको स्टेबलाइज करेगा। चार्ज हमेशा अनस्टेबिलिटी का कारण होता है, और जैसा चार्ज है उसका अपोजिट इफेक्ट उस पर भेजिए, चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है, तभी स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजनी पड़ेगी इसकी तरफ। और यहाँ इससे अटैच कौन है, इससे अटैच है CH3। तो CH3 का इफेक्ट क्या क्या होता है इसको समझा जाए तो CH3 का एक इफेक्ट तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का यहाँ डिलोकलाइज होना, और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस चार्ज। तो CH3 प्लस आई इफेक्ट से ये इफेक्ट कौन सा हो गया, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट से इस कार्बोकैटायन को CH3 क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। लेकिन जितनी स्टेबिलिटी इस प्लस आई इफेक्ट से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस कार्बोकैटायन की, उससे कहीं ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकैटायन एक्चुअल में पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, ठीक है। तब यहाँ खोज हुई कि भाई जितना स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज्यादा स्टेबल है, प्लस आई जितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उससे भी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो कैसे, कौन सा कारण है, कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तब बात क्या आई, हाइपर कंजुगेशन इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ 2 इफेक्ट लग रहे हैं, प्लस आई भी लग रहा है और साथ साथ हाइपर कंजुगेशन से भी ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ एक स्टेटमेंट आता है जिसको लिख नहीं रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कि भाई इस कार्बोकैटायन द स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड बाय प्लस आई, दिस कार्बोकैटायन इज फार मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्लस आई ऑफ द CH3, ठीक है। देन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एन एक्स्ट्रा इफेक्ट दैट इज हाइपर कंजुगेशन, दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। वो कैसे हो रहा है इसको समझा जाए तो प्लस आई भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी। अब हाइपर कंजुगेशन कैसे लग रहा है उसको जरा समझा दें। तो ये काफी आसान है कार्बोकैटायन में समझना। यहां आपका CH2 क्या हो गया, प्लस हो गया। हाइपर कंजुगेशन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा,
ठीक है। अच्छा, डीलोकलाइजेशन दिखाने का तरीका क्या था? H+ के रूप में तोड़िए, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जरा देखा जाए। यहाँ आपका H+, डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका? CH2 हो गया। ठीक है, ये आपका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। और भी देखा जाए हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, यहां हमने H+ लिख दिया। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में भी समझाया था। ये H+ लिखने का मकसद यही है कि थोड़े समय के लिए उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम लोग डीलोकलाइज कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? दीज आर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने से फायदा क्या हुआ, इसको समझा जाए। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने से फायदा ये हुआ कि आपको इसमें, इन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या दिख रहा है? यहां तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे दिख रहा है, लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? इस कार्बन पे नहीं है। ठीक है, शिफ्ट हो गया, इधर चला गया। ठीक है, या हाइड्रोजन के ऊपर चला गया, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन इस कार्बन पे तो हमको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है। यानी अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़े समय के लिए हटा लिया जाए तो इससे क्या हो जाएगी? डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स में यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और देखिए क्या कर रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी होगी, और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। यानी 2 इफेक्ट आ रहे हैं हाइपर कंजुगेशन से। एक तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, चार्ज इंटेंसिटी कम हो रही है, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल ये कार्बोकैटायन क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यानी हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपने डिलोकलाइज कराया और कार्बोकैटायन को क्या करा दिया? स्टेबलाइज करा दिया। ठीक है, तो एबव कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय बोथ हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन एक मजबूत इफेक्ट है इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट, और इससे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्लस आई से, उससे कहीं ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन। ठीक है, तो above carbocation is stabilized by both hyperconjugation and plus I. Hyperconjugation and plus I of alkyl group. एल्किल ग्रुप, जो CH3 ग्रुप अटैच है उसी को हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते रहे। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन पूछे कि CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं? तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, जितना अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग द CH बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, जितना अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा इसको ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू भी अगर समझा जाए, ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाएंगे, बहुत एग्जैक्ट बनाने की कोशिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, खाली चीजें समझ में आ जाए। तो अगर मान लीजिए ऑर्बिटल डायग्राम की बात किया जाए, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यह आपका क्या है? ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अच्छा, कुछ टेट्राहेड्रल अगर शेप देने की कोशिश करें तो यहां जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इनटू द प्लेन चला जाएगा और एक हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, किधर भी बना सकते हैं, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। तो सपोज हमने इसको इनटू द प्लेन बना दिया और ये क्या हो गया आपका? आउट ऑफ द प्लेन। ये आपका क्या हो गया? आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, और यहां आपका क्या है? CH2 प्लस है। ठीक है, यहां भी आप इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन बना सकते हैं, लेकिन उसको आसान किया जाए। अच्छा, CH2 यहां पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर से जरा समझने की कोशिश किया जाए। ठीक है, CH3 प्लस या RCH2 प्लस अगर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है,
तो पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हुआ है और वैकेंट पी ऑर्बिटल यहाँ क्या है, खाली है। वैकेंट पी ऑर्बिटल इसके पास है, 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो एक पी ऑर्बिटल क्या हो गया इसका, खाली हो गया। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ इसका क्या है, sp2। फिर से समझिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक पी ऑर्बिटल, एक प्योर पी ऑर्बिटल क्या है इसका, खाली है, ठीक है। और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 ही है, ठीक है। तो एक प्योर पी ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो उसको अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो ये आपका क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो फिर से समझने की कोशिश करिए, ये आपका क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यहाँ क्या है बगल में कार्बोकैटायन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। यहाँ आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और एक पी ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसमें क्या करता है, डिलोकलाइज करता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द CH बॉन्ड डिलोकलाइज करता है या ओवरलैप करता है ये, ठीक है, ये ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है वैकेंट पी के साथ, और यही इसमें क्या है, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। या इसको आसानी से भी दिखाया जाता है। आसानी से अगर इसको दिखाना हो तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, यहाँ आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये आपका CH2 हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, CH2 प्लस हो गया, ये आपका वैकेंट P है, और यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, इसमें डिलोकलाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसको फाइनली नाम क्या दिया जाता है, सिग्मा P ओवरलैप। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैकेंट P में ओवरलैप करता है, सिग्मा P ओवरलैप, ठीक है। तो ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू भी आपने समझ लिया कि भाई हाइपर कंजुगेशन एक्चुअल में क्या है, ठीक है। यहाँ हमने ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, तो थोड़ा टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश किया, ठीक है। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp2 है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन में जो ओवरलैप होता है वो सिग्मा P ओवरलैप इसको कहा जाता है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ stability of carbocation, arrange in decreasing order of stability of carbocation, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कार्बोकैटायन को अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां डिटेल में क्वेश्चंस किए जाएंगे। यहां बस सिंपली समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो सीधे सीधे आप स्ट्रक्चर्स को ओपन करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0, अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 9, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन किस फैक्टर से स्टेबलाइज है भाई, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट। लेकिन हाइपर कंजुगेशन क्योंकि मजबूत इफेक्ट है इन कंपेरिजन टू प्लस आई, तो पहले हम लोग हाइपर, अच्छा ये दोनों में ही ऊपर है, प्लस आई के लिए भी 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं और हाइपर कंजुगेशन भी खूब ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हम लोग पहला जो प्रायोरिटी देते हैं वो हाइपर कंजुगेशन को देते हैं, ठीक है। तो सबसे स्टेबल कौन हो गया, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये पॉइंट हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। तो डी हो गया आपका, सी हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद ए हो गया। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, इसको जनरलाइज भी किया जाता है। जनरलाइज करने का तरीका क्या है कि ये आपका कार्बोकैटायन क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये समझ में आ रही बात में? अगर इसको जनरलाइज कर दिया जाए तो ये आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्यों 3 डिग्री? क्योंकि इस कार्बन की डिग्री क्या है, 3 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 डिग्री है। तो ओवरऑल जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका फॉलो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी आप याद रखेंगे
3 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 2 डिग्री समझ में आ रहा है, कार्बन डायरेक्टली 2 ही कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, चलिए इस पे फर्दर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ सीधे सीधे आपने अल्फा हाइड्रोजन काउंट किया और स्टेबिलिटी की बात कर लिया। तो दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय बोथ प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। और अल्फा हाइपर कंजुगेशन के लिए 3 अल्फा कार्बन दिख रहे हैं और अल्फा हाइड्रोजन क्या दिख रहा है हमको, 12 दिख रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इस कार्बोकैटायन में इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, या सिंपल कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ बनने जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये आपका कार्बोकैटायन है, यहाँ आपका अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 1 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपके बनेंगे इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। तो 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड विल बी फाउंड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या आइडिया किया, अभी हम लोगों ने सिंपल ये आइडिया किया कि कार्बोकैटायन में भी हाइपर कंजुगेशन किस प्रकार से उसको स्टेबलाइज करता है, बस इतना ही जाना। कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन किस प्रकार से उसको स्टेबलाइज कर रहा है, सिग्मा P ओवरलैप क्या होता है, इसको कैसे समझा जाए। ठीक है, और मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर ले जाएंगे। अगला पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, तो फिर से यहां एक बात को समझा जाए। फ्री रेडिकल मतलब उसी का ऑड इलेक्ट्रॉन, उसी का इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पहले भी हमने एक्सप्लेन किया है, कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 होता है, 3 बॉन्ड इसने बना लिया और 1 इलेक्ट्रॉन तब क्या हो गया, बच गया। कार्बन अगर न्यूट्रल रहते हुए 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो कि यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो आउटर मोस्ट में आपका कितना हो गया, 4 होता है। ठीक है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, और 3 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब आउटर मोस्ट में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, तो फिर से वही बात, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से यहाँ, तो यहाँ CH3 अपने प्लस आई इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करेगा। प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो CH3 अपने प्लस आई इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करने जा रहा है। इस पे कौन सा चार्ज भेजेगा, डेल्टा माइनस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अगर भेजा जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट से तो ये सिस्टम इसको स्टेबलाइज करेगा। लेकिन फिर से वही बात, जितनी स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है। ये डिस्कशन मोर और लेस कार्बोकैटायन की तरह ही है। ठीक है, लेकिन आगे चल के हम लोग फ्री रेडिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अंतर भी समझने की कोशिश करेंगे, फ्री रेडिकल्स की प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, कैसे बनता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी का टॉपिक क्या है, फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन को कैसे समझा जाए। ठीक है, तो CH3 ने प्लस आई इफेक्ट से, तो 2-3 पॉइंट समझा जाए। फ्री रेडिकल्स मतलब कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, न्यूट्रल है, तो
तो एक इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो ऑड इलेक्ट्रॉन के रूप में उसके पास है। इस समय कार्बन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो लगाएगा वो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। तो CH3 किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, प्लस आई तो दिख रहा है सीधे सीधे, लेकिन प्लस आई से जितनी स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है, तब यानी हम लोग को हाइपर कंजुगेशन की बात करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे समझा जाए, तो फिर से वही बात, यहां भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज कर रहा है, लेकिन यहां इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहां बॉन्ड्स का हम लोग क्या दिखाते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज दिखाते हैं। इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो डिलोकलाइज कर रहा है, लेकिन कैसे, तो इसको होमोलिटिक क्लीवेज करके दिखाइए, और होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा तो यहां क्या हम मानेंगे, H डॉट, और यहां डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। ठीक है, यहां भी डॉट मतलब 7 और दोनों के बीच क्या कर दीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। तो ये आपका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे ही 3 आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कार्बन के ऊपर थी वो शिफ्ट कर गई हाइड्रोजन के ऊपर। H डॉट मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो आपका वो डेफिशिएंसी इधर शिफ्ट कर गई। यहां इस समय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो इससे स्टेबिलिटी आ रही है। तो मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस नहीं, यहाँ H डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आपने बना लिए। ठीक है, और स्टेबिलिटी कैसे आ रही है ये पॉइंट आप समझ रहे हैं, कार्बोकैटायन की तरह ही आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो दीज आर हाइपर, हाँ यहाँ दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। होमोलिटिक क्लीवेज, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ही। ठीक है, और यहां जो डॉट आएगा बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। अच्छा, यहां भी अगर ऑर्बिटल ओवरलैप से हम समझाने की कोशिश करें, ठीक है, यहां मान लीजिए सिंपल स्ट्रक्चर एक बना लिया जाए बस। अच्छा, आगे चल के ये भी समझा जाएगा कि फ्री रेडिकल जो होता है ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो ये प्योर p ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, ये आपका प्योर p ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, यहाँ फिर से समझा जाए, CH3 डॉट, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और ऑड इलेक्ट्रॉन प्योर p ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप समझे रहिएगा, आगे चल के फर्दर और डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ बस समझाने का क्या है कि भाई ये प्योर p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये पार्शियल डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज कर रहा है किसमें, अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, जो p ऑर्बिटल क्या है, पूरी तरीके से ये भरा भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो अनशेयर्ड p ऑर्बिटल में ये आपका डिलोकलाइजेशन हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। ठीक है, तो इसको भी आप नाम क्या देते हैं, सिग्मा p ओवरलैप ही नाम दिया जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट याद कर लिया जाए, एल्कीन में जो ओवरलैप था हाइपर कंजुगेशन में, जो ऑर्बिटल ओवरलैप था वो क्या था, सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप था। कार्बोकैटायन में सिग्मा p ओवरलैप, और फ्री रेडिकल में भी क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनशेयर्ड p ऑर्बिटल में डिलोकलाइज करता है, तो इसको भी सिग्मा p ओवरलैप कहा जाता है। तो इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। यहां भी ये क्वेश्चन कर लिया जाए, arrange in decreasing order of stability
अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, CH3 डॉट CH3 CH2 डॉट ठीक है। तो फिर से वही बात, सीधे सीधे अल्फा हाइड्रोजन की बात किया जाए 0, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 6 है, यहाँ क्या है आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये समझ रहे ना। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, कोई पूछे कि भाई ये किन फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है, ये फ्री रेडिकल किन फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है, तो आप 2 नाम लेंगे इसमें, ठीक है। कौन कौन से नाम होंगे, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा स्टेबिलिटी का कारण क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो आइए, प्लस आई इफेक्ट से क्यों स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्लस आई अगर लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज फ्री रेडिकल्स, ये तीनों ही दीज फ्री रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड बाई हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई एल्किल ग्रुप अटैच नहीं, ठीक है, और ना तो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है ना तो प्लस आई हो रहा है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं इसको। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, डी हो गया, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन की बात करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है, फिर होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, कौन से फैक्टर इसको फेवर करते हैं, और फिर उसके बाद कार्बोकैटायन की डिटेल में स्टेबिलिटी हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, और फिर उसके बाद एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।